पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कई अहम मुद्दों और असामाजिक तत्वों के बारे में बात की है जो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अफेक्ट करती है। इसके अलावा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कई अन्य मुद्दों पर भी बात की है जिसे आज के सभी युवा को जानना तथा समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करने के साथ जागरूकता के इस अभियान में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें। तो चलिए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। सारे तार जुड़े हुए थे क्योंकि उनको 2009 का चुनाव जीतना था, इसलिए हिंदू टेरर थ्योरी को स्थापित करना था। इसलिए जो लड़का वहां से आया था उसके हाथ में कलावा बांधने की राय आपके लोगों ने दी थी। वो तो तुकाराम का भला हो, उस महान आत्मा का भला हो। इसलिए मैंने कहा कि इस किस्म की जो घटनाएं घटती हैं वो चमत्कारिक होती हैं, लेकिन आपको चमत्कारों पे जिंदा समाज नहीं रहता है कि तुकाराम ने उसे जिंदा पकड़ा और 24 गोलियां उसने उसके सीने में उतार दी, लेकिन कसब को जिंदा पकड़ लिया। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू टेरर की थ्योरी स्थापित कर दी जाती। और अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था। आप सीक्वेंस को देखिए, जाके कल अपने YouTube पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, इन डेट्स को चेक कर लीजिएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूं, फौरन एक 2 कौड़ी का आदमी जो किसी होटल में एक वेटर हुआ करता था, वो पत्रकार बन गया, और वो भी उर्दू का। उस आदमी ने एक किताब लिख दी और किताब का विमोचन हो रहा है। और उस विमोचन में कौन कौन शामिल है? महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह, मौलाना मदनी, कृपा शंकर, और उस राइटर का नाम जानते हैं क्या था? अजीज बरनी। और किताब का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। यह किताब का टाइटल था। किताब लिख के तैयार थी, खट से छाप दी। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन नैरेटिव को तत्काल लेके चलाना शुरू कर देते हैं, और बहस इधर होने की जगह आरएसएस पे चली गई है, तो आरएसएस का हाथ है इसमें। और साबित करने की कोशिश की गई, क्योंकि चुनाव जीतना था। अनफॉर्चुनेटली वो लोग चुनाव जीत गए, और 2014 से पहले वो ये समझ गए थे कि 26/11 ने 2009 का चुनाव जिताया है, 2013 का नहीं जिता पा रहे हैं। इसलिए जाते जाते एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जो आपको सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिए। और आपसे बार बार कोई कहता है कि आप गुजरात बहुत जाते हैं। मैं कहता हूं कि गुजरात वाले सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, इसलिए जाता हूं। अगर ये रोशनी मुझे गुजरात में नजर आती है तो मैं आपके गली गली गांव जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे यहां, हमारे समाज में कोई अपनी अच्छी चीज आसानी से देता नहीं किसी को, बड़ी मुश्किल से देते हैं हम। अगर पेन भी कोई आदमी मांग ले तो आदमी खड़ा रहता है, पता नहीं वापस करेगा कि नहीं करेगा। आप इतने महान लोग हैं, बहादुर लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं कि आपने तो 15 साल तक एक आदमी को डॉक्टर बनाया, उसे सर्जरी सिखाई। आपने कहा गुजरात की सर्जरी हो गई, अब तुम दिल्ली जाओ। आपने दे दिया। कोई देता है अपनी चीज। इसलिए मैं आपसे मानता हूं, आपसे बार बार कहता हूं, आपको यह बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बीमारी को अच्छाई से समझ गए हैं, और आप उस बीमारी का इलाज करने के लिए बार बार डॉक्टर बदलते हैं। पार्टी नहीं बदलते, आप डॉक्टर बदलते हैं। इसलिए देखा देखी, इसलिए दुनिया में आप ही मिसाल बनने जा रहे हैं कि जिस आदमी को आपने जिस काम के लिए 47 में भेजा था, वो कुछ उल्टे सीधे काम करने लगा। लिहाजा यह जिम्मेदारी आपकी है
क्योंकि आपके बदलाव का असर क्या हुआ, यह मैं बताता हूं। यह कहा जाता था कि भारत में एक राज्य है, वही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करता है, बार बार तय करता है। आपके बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, आपने उनसे टेलीफोन पे बात की कि दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से जाता है तो हम गुजराती जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम अपना कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे। 2017 में आपने एक डॉक्टर बिठाया है, गेरुए वस्त्र वाला, और वो इलाज कर रहा है, तबीयत से कर रहा है। मैंने सुना कल शाम तक हुआ इलाज। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं कि 2000 में उनको पता, 2013 में पता चल गया था कि सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो शुरू में इसको यही समझ रहे थे कि कुछ गांधी जी जैसा होगा, थोड़ी बहुत बातें करता है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कुछ दिन में हम पार्टी के लोगों से मिलकर इसको निपटा देंगे। 2013 में भारत की संसद में भारत राष्ट्र के खिलाफ एक बिल पास होकर कानून बन गया। अब अगर मैं राष्ट्रवादियों से पूछ लूं तो उनको बुरा लग जाएगा। वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि कम से कम कोई आदमी ईमानदारी से बात कर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उससे भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने नाराजगी की चिंता नहीं की, किसी की मैंने नहीं चिंता की, न मैं करता, और न मुझे किसी को जवाब देना। मुझे जवाब भारत राष्ट्र के मान्यताओं वाले लोगों को देना है और किसी को नहीं देना। इसलिए रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, मैंने सुना है आस पड़ोस में रहते हैं गोल टोपी वाले, कोई चिंता नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं जानता जिस दिन मेरा कत्ल ना हो जाता हो टेलीफोन पे। वो गलत समझ रहे हैं, उनको मेरे बारे में अंदाजा है। जितनी धमकियां देते हैं उतनी जोर से चिल्लाता हूं। और वो इस बात से परेशान नहीं है कि 1400 साल पहले क्या हुआ था और किताब में क्या लिखा है और कौन से सूरे में क्या लिखा है और कौन से आयत में क्या लिखा है, इसकी चिंता नहीं है उनको। आपको इतना डराया गया कि आप जो सच के ठेकेदार हैं, सच बोलने की बात का प्रोपेगेंडा करते हैं, आप उनके बारे में सच नहीं बोल पाते। आप भगवान राम के ऊपर तो उंगली उठा देते हैं, सीता के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जरा वो जो हैदराबाद वाला पूछता है कि ये सीता कहां कहां गई थी, इस लहजे में, इस बदतमीजी से, इस अपमान भरे शब्दों में वो पूछता है, लेकिन आप नहीं पूछ पाते। सीता जी जहां गई थी वहां से वापस आ गई, जरा उनकी 13 थी, उनकी उम्रें तो बताओ। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।